नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल और आज फिर से एक और बार हमारी मुलाकात हो रही है। मुलाकात इसलिए है कि खुश तो आज आप बहुत होंगे। क्यों? जो हमने रिवीजन क्लासेस के अंदर पढ़ा वो एज इट इज आपके पेपर में उठ के आ गया। तो जो आपसे वादा किया था मैंने कि मैं जो पढ़ाऊंगी वही पेपर में आएगा, तो वही चीज़ सारी पेपर में आ गई है। उसी चीज़ का एनालिसिस एक बार हम यहाँ पर कर लेते हैं कि रिवीजन क्लास में हमने क्या क्वेश्चन सॉल्व किए और क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आए। पूरे क्वेश्चन नहीं, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम के अंदर हूबहू बने हैं, जो हमने रिवाइज किए थे। तो जो वादा मैंने आपसे किया था कि ये रिवीजन क्लासेस अटेंड कर लो, आपका पूरा पेपर निकल जाएगा, वो वादा मेरा तो हुआ पूरा। अब आप लोगों का पेपर कैसा गया वो आप मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं कुछ प्रश्नों की। जैसे ही आपने पेपर खोला होगा, आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि उपरोक्त अभिक्रिया में संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक होगा। और ये मैंने आपको समीकरण संतुलन का कहा था कि एक ना एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आएगा ही आएगा। और देखो, सेम एज इट इज क्वेश्चन ये हमने यहाँ पर किया था और आपसे कहा था Fe का गुणांक, यानी कि इसमें जो आयरन है उसको संतुलित करने के लिए हमें क्या लगाना था, और समीकरण संतुलन मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर हमने जब इसको संतुलित किया था तो Fe का जो गुणांक था वो कितना आया था, 3। तो हूबहू जैसे ही पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपने कहा होगा वाह भाई साहब मजा आ गया, ये तो हमने रिवीजन क्लास में पढ़ा था। बात करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन था आपके पेपर में कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, कॉपर, मरकरी, लेड और जिंक। तो देखिए, हमने जो है अपनी रिवीजन क्लास में ये क्वेश्चन देखा था कि ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन से हैं, और मैंने आपसे कहा था कि चांदी है सबसे अच्छा चालक और फिर आपके कॉपर है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपन को चांदी जो है वो ऑप्शन नहीं था, तो इसका आंसर क्या आना था, कॉपर। और यही क्वेश्चन हमने पढ़ा था किसके अंदर, हमारी रिवीजन क्लास के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमने देखा था अग्रिम सूर्योदय, अपने पेपर के अंदर जो आया, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का कारण क्या है। सेम देखिए, यही क्वेश्चन आपका रिवीजन क्लासेस के अंदर कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का क्या कारण है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है, नहीं होता है। तो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक भी हमें सूरज दिखाई देता है, ये आपके वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है। और सेम क्वेश्चन, तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन देखे होंगे वैसे वैसे आपने आंसर जो है यू टिक किए होंगे, जय माता दी, लेट्स रॉक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके एक रिक्त स्थान आया था कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, और यही क्वेश्चन हमने देखा, 2 कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। तो उसको अपन कहते हैं सिनेप्स। तो इसका आंसर क्या आना था, सिनेप्स। आप देख रहे हो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज नहीं हुई है, एज इट इज जो लैंग्वेज हमने रिवीजन में क्वेश्चन में लिखी थी वही आपके पेपर में आ चुकी है। अगला क्वेश्चन आपका था कि पीतल में तावा के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम लिखो, और इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। और सेम यही क्वेश्चन हमारी रिवीजन क्लास का कि पीतल मिश्र धातु में कौन कौन सी धातुएं होती है, तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी एक, पिताजी। तो तांबा और जिंक मिलके आपके क्या बनाते हैं, पीतल बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या आना था, जिंक। मिश्र धातु जो है पीतल आपकी बनी होती है जिंक और तांबा के साथ। अगला क्वेश्चन आपका, 2 जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम यहाँ पर आपसे पूछे गए थे, और यही क्वेश्चन अपने यहाँ पर भी देखा था कि जीवाणु और वायरस जनित यौन, अब हो तो ये आपके है तो जीवाणु जनित रोग ही, चाहे आपके एसटीडी है, और यही आपके संक्रामक रोग है। तो बस अपन ने आंसर क्या दिया इसका, सिफिलिस और गोनेरिया, ये आपके जीवाणुओं से होने वाले एसटीडी है, यानी कि यौन संचारित रोग है। अगर आप इसमें टाइफॉइड लिख कर आए हो, टीबी लिख कर आए हो तो भी सही है, क्योंकि आपसे ये नहीं कहा है यहाँ पर कि यौन संचारित ही लिखने हैं, एसटीडी ही नहीं लिखनी थी, कोई भी 2 आपको जीवाणु जनित संक्रामक रोग लिखने थे। तो अगर टीबी लिखा है, टाइफॉइड लिखा है, न्यूमोनिया लिखा है, हैजा लिखा है, तो भी आपका बिल्कुल सही है, घबराने की कोई बात नहीं है।
अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर हमारे पेपर के अंदर आया, गर्भ निरोधन की 2 विधियों को समझाइए। और वही क्वेश्चन हमने रिवीजन में देखा कि गर्भ धारण को रोकने की कोई 4 युक्तियों को लिखिए, और जिसमें हम गोलियों का उपयोग करके, कुछ आपकी जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती है उनको यूज करके, या फिर उच्छेदन की प्रक्रिया के द्वारा जो है गर्भ धारण करने से रोक सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, गर्भ निरोधन की 2 विधियां और यहाँ पर गर्भ धारण को रोकने की 2 विधियां। सेम क्वेश्चन देखने को मिला। क्वेश्चन आपको ऐसे अटेम्प्ट करने थे, आधा नंबर का है तो आधे नंबर के हिसाब से, 1 नंबर का है तो 1 नंबर के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना कि 10 ओम प्रतिरोधक में 3 एम्पीयर धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। और सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पर भी किया था, बस इसमें क्या कर दिया है, यहाँ 10 ओम प्रतिरोधक करा है, हमने यहाँ पर 10 एम्पीयर धारा, यानी कि केवल इसको उल्टा किया है, इसको 4 ओम कर दिया और इसको 10 एम्पीयर कर दिया, और इसको 10 ओम कर दिया और इसको 3 एम्पीयर कर दिया। समय वही है 2 सेकंड। तो अपन ने इसमें क्या फॉर्मूला लगाया था, H बराबर I स्क्वायर RT का फॉर्मूला लगाया था, नहीं लगाया था, और यहाँ पर इसमें ऊष्मा का मान ज्ञात किया था। सेम क्वेश्चन आगे देखिए। अगला क्वेश्चन था कि एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। और यहाँ पर अपनी रिवीजन क्लासेस का भी क्वेश्चन यही था कि छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाती है और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव आती है। और यही अपना क्या था, इस छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का डायग्राम आपको बनाकर आना था। मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे वादा किया था कि आप सिर्फ ये रिवीजन क्लासेस ले लीजिए। आप जो है अगर पूरे साल भी नहीं पढ़े हैं तो केवल रिवीजन क्लासेस से भी आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। जिन बच्चों ने बात मानी उनका पेपर जो है बहुत बढ़िया गया होगा, खुशी से झूम रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि अपना क्वेश्चन था प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए POP का। और यही क्वेश्चन हमने रिवीजन क्लास के अंदर किया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O, यही क्या था। इसकी आपका समीकरण भी आपको लिखना था, तो सेम हमने ये समीकरण भी यहाँ पर लिखा है। तो POP का रासायनिक सूत्र लिखकर आ गए। इसके बाद अगला आपके बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र लिखना था, और वही हमने बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र भी रिवीजन क्लास के अंदर पढ़ा था। और इसके उपयोग भी पढ़े थे कि जो आपके केक है, इडली है, डोसा है, उनको स्पॉन्जी बनाने के लिए हम इस बेकिंग सोडे का प्रयोग करते हैं। पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने। इसको एंटासिड के रूप में भी काम में लिया जाता है, ये भी अपन ने पढ़ा था। यानी कि इसके उपयोग, इसके फॉर्मूला, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, और वही आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन के आया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या था आपका, अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग से नियंत्रित होती हैं। तो सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। देख रहे हो आप, लैंग्वेज भी वही के वही है। तो कौन सा भाग करता है, जो मेडुला होता है वो आपके अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैसे कि आपके उल्टी आ रही है, ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया है, इन सब का नियंत्रण किसके पास होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास, जो कि पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। और वही क्वेश्चन हमने यहाँ देखा, मानव नेत्र में पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है। खुशी हो रही है पेपर देख के। देखो कौन नियंत्रित करता है, परितारिका, क्योंकि परितारिका के पीछे ही उपस्थित जो छिद्र है उसको अपन क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। तो जब आप ज्यादा प्रकाश में जाते हो, सूरज की किरणों में जाते हो बाहर धूप में, तो आपकी जो पुतली है वो सिकुड़ जाती है, और जैसे ही आप अंधेरे कमरे में आते हो वो वापस से जो है वो फैल जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आया कि विद्युत धारा के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है। तो देखो, धारा को मापने का उपकरण कौन है, आपके अमीटर। सेम क्वेश्चन, इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन था कि परिपथ में इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो सेम ये क्वेश्चन भी अपन ने देखा कि अमीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो श्रेणी क्रम में आपके अमीटर को संयोजित किया जाता है।
और वोल्ट मीटर का भी क्वेश्चन था आपके कि जो वोल्ट मीटर है उसको किस क्रम में संयोजित किया जाता है, तो वोल्ट मीटर जो आपके वोल्ट मीटर है उसको समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ये भी अपन ने यहाँ पर पढ़ा है। देखिए, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो पूरा पेपर आपका यहीं से बना है, इन रिवीजन क्लासेस से। अगला क्वेश्चन था आपके एग्जाम में कि दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में कौन सा लेंस उपयोगी होता है। दीर्घ दृष्टि दोष में क्वेश्चन क्या था अपना, देखो रिवीजन क्लास में, दूरदृष्टि दोष के संशोधन के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं, तो सेम वही चीज है। दीर्घ दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो यहीं पर अपना आंसर भी अपन ने लिखा हुआ है। सेम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि गोलीय लेंस के बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध लिखिए। तो लेंस सूत्र के द्वारा ही इन तीनों में संबंध निकलता है, यही संबंध अपन ने यहाँ पर लिख रखा है। देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इन तीनों के बीच में इस लेंस सूत्र के द्वारा संबंध को दर्शाया जाता है। ये भी हमने रिवीजन क्लास के अंदर पढ़ा है। थ्योरी क्लास की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, केवल रिवीजन क्लास की बात कर रही हूँ, जिसमें क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे सभी चैप्टर में से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, और वही क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर किया, पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। जब मैंने आपको डायग्राम बनाने सिखाए थे उसमें अलग से आपको पत्ती की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना सिखाया था नहीं सिखाया था, वही क्वेश्चन आपका एज इट इज यहाँ पर बना है। अगला क्वेश्चन देखो, एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए, और देखिए एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ये भी अपनी रिवीजन क्लास से आया है। रिवीजन क्लास में अपन ने मेथेन वाला भी बनाया था और ये एथीन का भी बनाया था। जो एथीन है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर जो कार्बन है, एक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। 2 तो ये इसके साथ हो ही रहे, 2 ये किसके साथ करता है, हाइड्रोजन के साथ करता है प्रत्येक कार्बन। तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आपके एग्जाम के अंदर हूबहू आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम के अंदर, यदि एक लेंस की क्षमता +4.0 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन हमने यहाँ पर भी किया है, बस इसमें +1.5 डायोप्टर लिखा है और इसमें आपके +4.0 डायोप्टर। तो P बराबर आपके 1/f होता है, उससे आप इस फोकस दूरी को निकाल सकते हो। F बराबर आपके क्या हो जाएगा, 1/p, यानी कि 1/4 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और फिर आपकी ये फोकस दूरी निकल के आ जाएगी। फोकस दूरी को हमेशा आपको मीटर में लिख के आना था, तो जो भी अपना आया वो क्या है, मीटर में आएगा। सेम हमने यहाँ पर भी किया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम, इसमें अंगूठा किसको दर्शाता है, वही दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम इस के नियम का प्रयोग करते हैं, जिसमें अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है और जो अपनी मुड़ी हुई उंगलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर आपसे किसके बारे में पूछा, अंगूठे के बारे में, जो कि किसको प्रदर्शित करता है, धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। अंगूठा जिस दिशा में है धारा उस दिशा में बहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था एग्जाम के अंदर, शुद्ध लंबे यानी कि कैपिटल टी का शुद्ध बौने स्मॉल टी में F2 पीढ़ी तक के लक्षणों की वंशागति को दर्शाने वाला रेखा चित्र। सेम हमने एक संकर संकरणी है क्योंकि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस है, F2 पीढ़ी तक, तो पूरा हमने कंप्लीट इसमें देखो करके देखा था इसको कि क्या लक्षण प्रारूप अनुपात आया था F2 पीढ़ी के अंदर एक संकर संकरण में। एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया, ये F1 जनरेशन आई जिसका क्या कराया, स्वयं परागण कराया, और ये जो आई वो अपनी क्या आई, F2 पीढ़ी, जिसमें 75% आपके लंबे पादप और आपके जो 25% थे वो क्या थे, बौने पादप थे। किया नहीं किया, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपके एग्जाम के अंदर आया वो था कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करती है।
तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि वृद्धि हार्मोन जो है वो कौन सी ग्रंथि के द्वारा, तो देखो कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जिसको अपन कहते हैं मास्टर ग्लैंड। तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है जो अपने रिवीजन में देखा, वही पेपर के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या था कि विद्युत विभवांतर के मापन के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है। तो देखो यहाँ पर जो विद्युत विभवांतर है उसको किसको मापने के लिए, यानी कि कौन सा यंत्र इसको में काम में लिया जाता है। देखो वोल्ट मीटर किस भौतिक राशि को मापता है, विभवांतर को, तो वोल्ट मीटर इसका आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, इसे किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसको किस क्रम में संयोजित किया जाता है। देखो यही रिवीजन क्लासेस में हमने पढ़ा कि इसको पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बना कि विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक लिखिए। मैंने आपसे कहा था मात्रक से क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है और प्रतिरोध होता क्या है। तो देखो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, यही आपके क्या है, प्रतिरोध है। ये हमने फिल इन द ब्लैंक पढ़ा था, नहीं पढ़ा था रिवीजन में, वही आ गया। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आपके ओम होता है, और वही आपके क्वेश्चन में आया। दूसरा क्वेश्चन आपके क्या आया, ओम के नियम के प्रायोगिक अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ चित्र बनाइए, और यही आपने ओम के नियम का कथन लिखिए और इसको चित्र के द्वारा बताइए, इसका सत्यापन कीजिए। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर था, सेम था। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन आपका था कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो देखो आयरन और ये कॉपर सल्फेट, तो आयरन सल्फेट और कॉपर बना, आयरन सल्फेट और यहाँ पर कॉपर। उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित समीकरण लिखना था, और ये क्या रहा अपना संतुलित समीकरण, जो कि एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण था। और इसके बाद मैंने ये डायग्राम भी आपको बनाकर दिखाया था कि जो नीला विलयन था कॉपर सल्फेट का, वो इस विस्थापन अभिक्रिया के पश्चात मलिन हो गया। जो लोहे की कीलें थी उन पे आपकी भूरी परत चढ़ गई। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलों की अभिक्रिया के प्रदर्शन के लिए हमने इसके बाद डायग्राम भी बनाया था। तो यही अपने रिवीजन क्लास में पढ़ा और यही आपके पेपर के अंदर छप गया। आप देख रहे हो जो भी हमने रिवाइज किया क्वेश्चंस के थ्रू, वो आपके पेपर में एज इट इज छप गया। तो हमारा वादा तो हुआ पूरा। अब आप लोगों का एग्जाम कैसा गया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। हम फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।